फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द रीसेंट चेंजेस इन द रेगुलेशन ऑफ एनजीओज इन इंडिया। इंडिया के अंदर एनजीओज की रेगुलेशन में रिसेंटली में कुछ चेंजेस किए गए हैं और ये चेंजेस अभी 2020 सितंबर में हुए हैं। पहले FCRA एक्ट 2010 जो एनजीओज के फ़ंड्स को रेगुलेट करता था, जो भी फ़ंड्स मिलते थे फॉरेन सोर्सेज से, अब वह FCRA एक्ट 2020 के अंतर्गत रेगुलेट किए जाएंगे। MHA ने अपने रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोविजंस को थोड़ा सा टाइट किया है और वो ये चाहते हैं कि वो जो भी फंड्स एनजीओज़ को मिलता है फॉरेन सोर्सेज के द्वारा, उसको क्लोजली मॉनिटर करे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक नई सेट ऑफ गाइडलाइंस लेके आया है और साथ में एक चार्टर भी लेके आया है बैंक के लिए, जो कि उन्हें कंप्लाई करना होगा एज़ पर द न्यू FCRA अमेंडमेंट एक्ट 2020। इस चार्टर में ये बताया गया है कि अगर किसी भी एनजीओ को कोई भी डोनेशन इंडियन रुपीज़ में मिलता है किसी फॉरेन सोर्स के द्वारा और डोनेशन के टाइम पे वह फॉरेन सोर्स अगर इंडिया में लोकेटेड था, तो उस डोनेशन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही ट्रीट किया जाएगा। और साथ ही में जितने भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी भी एनजीओज़ को मिलेंगे, वो सारे फॉरेन कंट्रीब्यूशन बैंकिंग चैनल्स के द्वारा ही आने चाहिए। अगर कोई भी एनजीओज़ वायोलेशन करती है इस रूल का, तो उन एनजीओज़ के अगेंस्ट में पीनल प्रोविजंस ऑफ FCRA के अंतर्गत कार्यवाही करी जा सकती है। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि एनजीओ होता क्या है। एनजीओ का मतलब है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती और उनका उद्देश्य, उनका पर्पस सोशल डेवलपमेंट होता है, कंट्री का डेवलपमेंट, एजुकेशन को प्रमोट करना, पॉवर्टी को दूर करना या सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना, ये सब होता है। मतलब कि किसी भी सोशल कॉज के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है और वो कंट्री का डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट करना चाहती है, तो उसे हम एनजीओ बोलते हैं। ये एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट से अलग होती है, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होती है, बट यस इनका एक लीगल स्टेटस होता है और इनको अपने आप को रजिस्टर्ड भी करवाना होता है। ये अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकती है या तो एज अ ट्रस्ट, एज अ सोसाइटी या फिर एज अ प्राइवेट लिमिटेड नॉन प्रॉफिट कंपनी। द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक डेटा के अकॉर्डिंग 2009 तक इंडिया में 3.3 मिलियन एनजीओज़ हैड बीन रजिस्टर्ड। सन 2020 में GSI यानी कि गाइड स्टार इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि उनके पोर्टल पे मोर देन 10,000 एनजीओज़ ऐसे हैं दोज हु आर वेरीफाइड, एंड दे ऑल्सो हैव 1,600 एनजीओज़ हु आर सर्टिफाइड ऑन देयर पोर्टल। दीपालिया जो है ये नेशनल कैपिटल रीजन यानी दिल्ली की सबसे बड़ी एनजीओ है और ये पिछले 3 डिकेड से काम कर रही है। दे आर इनटू द ऑपरेशन फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 30 ईयर्स और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करती है विद प्राइम अटेंशन टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर एनजीओज़ को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रोविजंस हैं। एक तो है FEMA यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। देयर आर सर्टेन फॉरेन एनजीओज़ हु आर रजिस्टर्ड अंडर FEMA। कुछ ऐसी एनजीओज़ हैं बाहर की जो कि FEMA के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं और वो अपने फंड्स को जब डिस्पर्स करती है इंडिया में, इंडिया के एसोसिएशन में, तो वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करके उनके अंतर्गत ही फंड्स को यहाँ पे डिस्पर्स करती है। FEMA को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट करती है इंडिया में और FEMA को लेके आने का पर्पस यही था कि ये फॉरेन एक्सचेंज लॉज को अमेंड कर सके, उन्हें कंसोलिडेट कर सके और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एक्सटर्नल ट्रेड्स एंड पेमेंट्स को फैसिलिटेट कर सके एक सही तरीके से। लेकिन उसके अलावा ऑन एंड अबव FCRA एक्ट 2010 को लेके आ गया। ये MHA के अंडर आता है FCRA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इसी ऑब्जेक्टिव से लेके आया गया कि जो भी डोनेशंस एनजीओज़ को मिलती है उसको FCRA ठीक से मॉनिटर कर पाए, ठीक से रेगुलेट कर पाए। ये इस पर्पज़ से बनाया गया था कि जो भी कंट्रीब्यूशन फॉरेन सोर्सेज से इंडिया में आ रही है, इंडिया के एनजीओज़ को मिल रही है, उनका ठीक से इस्तेमाल किया जा सके, उन फंड्स का सही जगह पे जिस पर्पज़ के लिए वो फंड्स डिस्पर्स किया गया है इंडिया में एसोसिएशंस को, उनका मिसयूज़ ना हो या फिर किसी और जगह पे उनका इस्तेमाल ना हो जिस पर्पज़ के लिए उनकी डोनेशन नहीं दी गई है। लेकिन FCRA एक्ट 2010 लेके आने के बाद भी गवर्नमेंट को ये ऐसा लगा कि अभी भी एनजीओज़ या बैंक्स प्रोविजंस को कंप्लाई पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं और उन्हें इस रूल्स रेगुलेशन को दोबारा से देखने की आवश्यकता है, इसे अमेंड करने की आवश्यकता है। इसलिए इन्होंने इसके अंदर कुछ और चेंजेस किए सो दैट कि ये इसको और क्लोजली मॉनिटर कर सके और इसीलिए ये अमेंडमेंट 2020 में किया गया इसके अंदर।
और जब ये अमेंडमेंट इस एक्ट के अंदर किया गया तो इसके अंदर कुछ बदलाव आए, जैसे कि अब कोई भी एनजीओ एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। मतलब कि फ़ंड ट्रांसफ़र बिटवीन द एनजीओज आर प्रोहिबिटेड। पहले ये अलाउ था, लेकिन अब इसे प्रोहिबिट कर दिया गया। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को भी कम कर दिया गया है। पहले जो भी फॉरेन फंड्स एनजीओज को मिलते थे उसमें से 50% दे कैन स्पेंड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, नाउ इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड टू 20%। तो 50% के कंपैरेटिव अब केवल 20% ही एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में कोई भी एनजीओ फॉरेन फंड्स में से खर्च कर पाएगी। साथ ही में आधार को मैंडेटरी कर दिया गया है अब रजिस्ट्रेशन के लिए। बिना आधार के एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। अगर कोई ओवरसीज सिटीज़न है देन दे कैन प्रोवाइड द कॉपी ऑफ पासपोर्ट, या फिर वो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड भी प्रोवाइड कर सकता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा जो भी फंडिंग आएगी वो FCRA अकाउंट में ही आनी चाहिए, जो कि बैंक ने डेजिग्नेट किया है। और यह FCRA अकाउंट पूरे इंडिया में केवल दिल्ली के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। इसके अलावा वो कहीं पे भी ये अकाउंट नहीं खुलवा सकता, या फिर इस फंड को किसी और जगह पे, किसी और प्लेस में, किसी और बैंक में रिसीव नहीं कर सकता। अब अगर एक्रेडिटेशन की बात करें, मतलब कि प्रत्यापन की बात करें, तो नीति आयोग को एज अ नोडल एजेंसी अपॉइंट किया गया है रजिस्ट्रेशन और एक्रेडिटेशन के लिए एनजीओज़ के लिए। अगर किसी भी एनजीओज़ को दोज हु आर सीकिंग फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ ही में नीति आयोग को ये भी बोला गया है कि वो एक डेटाबेस मेंटेन करेगी और उस डेटाबेस के अंदर सारे एनजीओज़ की डिटेल होगी। और इसके अलावा अगर किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एनजीओज़ के लिए, तो दे हैव टू कनेक्ट विद दी नीति आयोग। नीति आयोग ही उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगी। अगर हम RTI एक्ट की बात करें कि RTI एक्ट कैसे फंक्शन करता है एनजीओज़ के लिए, RTI एक्ट 2005, कोई भी एनजीओ जिसकी फंडिंग हो रही है गवर्नमेंट से, दे आर रिसीविंग दी फंड्स, सब्सटेंशियल फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो पब्लिक RTI रेज कर सकती है दैट दे वांट द इंफॉर्मेशन हाउ मच फंड हैज़ बिन रिसीव्ड बाय दैट पर्टिकुलर एनजीओ। और एनजीओज़ आर बाउंड टू प्रोवाइड ऑल सच इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक। एनजीओ को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर पब्लिक ने RTI रेज करी है तो। नो डाउट इस एक्ट के अंदर FCRA एक्ट 2020 ये जो नया आया है अभी और इसके अंदर अमेंडमेंट हुई है, इससे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं और एक रेगुलेशन टाइट हुआ है एनजीओज़ के ऊपर। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ इश्यूज़ भी हैं विच इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उन्हें देखते हैं एक करके। जैसे कि पहले है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फंड्स। अब यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ऑफ फंड में प्रॉब्लम क्या होगी कि जो छोटी एनजीओज़ हैं दे आर नॉट एबल टू टेक द फंडिंग फ्रॉम द लार्जर एनजीओज़, बिकॉज इस न्यू रेगुलेशन के अंदर रीग्रांटिंग ऑफ फंड्स को बैंड कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। अब कोई भी एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। इट मीन्स कि कोई भी बड़ी एनजीओ छोटी एनजीओ को फंड प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। साथ ही में न्यू प्रोविजंस आने के बाद गवर्नमेंट के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है कि अगर कोई एनजीओ ऐसी है दोज हु आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट एंड दोज हु आर नॉट इन फेवर टू अलाइन विद द गवर्नमेंट, और वो कुछ अलग हटके करना चाहती है, तो वो अब गवर्नमेंट से फंडिंग ले ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि वो गवर्नमेंट से फंडिंग ले और फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके कुछ काम करे या कोई रिवोल्यूशन करे, कोई प्रोटेस्ट करे। तो वो एक विलिंगनेस कम हो जाएगी और एनजीओ उस चीज़ में हेसिटेट करेगी, और उन्हें कुछ भी ऐसा अगर करना है तो दे वॉन्ट एबल टू अप्रोच टू द गवर्नमेंट। साथ ही में एक रिस्ट्रिक्शंस भी हो गई है नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर रिसर्च करने के लिए, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को 50% से 20% पे कर दिया गया है। जो भी फॉरेन सोर्सेस से फंड आएगा उसमें से केवल 20% ही एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के ऊपर एनजीओज़ खर्च कर सकती है। इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर कोई भी छोटी एनजीओ अगर किसी एक्सपर्ट्स को हायर करना चाहती है या फिर किसी ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहती है जिनकी सैलरी ज़्यादा है, तो वो उन्हें हायर नहीं कर पाएगी, बिकॉज उनके पास इतनी लिमिट ही नहीं है, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए। तो नाउ दे आर वेरी लिमिटेड टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड दे वॉन्ट एबल टू स्पेंड द सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी ऑन रिसर्च जो वो पहले कर पाती थी। इसके साथ ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बढ़ गया है, डिस्टेंस भी बढ़ गया है और फॉर्मेलिटीज़ भी बढ़ गई हैं एनजीओज़ के लिए इन कॉन्टेक्स्ट टू बैंकिंग। जैसे कि FCRA अकाउंट अब सभी एनजीओज़ को न्यू दिल्ली के स्टेट बैंक में ही ओपन करवाना है। इसके अलावा वो कहीं पे भी फ़ंड रिसीव नहीं कर सकती, कहीं पे भी FCRA अकाउंट नहीं खुलवा सकती। तो फॉर एग्जांपल इफ़ एनी एनजीओ हु आर लोकेटेड इन
North East or who are located in South India, they also need to get their account open in New Delhi only, in the State Bank of India. तो ये भी एक लिमिटेशंस आ गई हैं NGOs के लिए। साथ ही में सोशल वेलफेयर स्कीम्स के डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस बढ़ा दी गई हैं गवर्नमेंट के साइड से, इतने कंप्लाइंसेस बढ़ा दिए गए हैं कि छोटी NGOs उनको पूरा कर ही नहीं पाती है। जो वेलफेयर स्कीम्स होती है रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, सोसाइटी, उनको अब ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल हो गया है पहले के कंपैरेटिव। इसके अलावा एक है एक्रेडिशन ऑफ NGOs, मतलब कि NGOs का प्रत्यापन। अब नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल के लिए ये डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी NGO सही में सोशल कॉज के लिए काम कर रही है, नेशन बिल्डिंग के लिए काम कर रही है, और कौन सी NGOs केवल गवर्नमेंट ग्रांट्स रिसीव करने के लिए बनी है। इसका ड्रॉबैक ये है कि जो NGO सही मायने में सही तरीके से काम कर रही है नेशन बिल्डिंग के लिए, उन्हें भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब बेसिकली अगर हम ये बात करें कि कैसे हम इश्यूज़ को कम कर सकते हैं या कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, सो दैट कि वह NGO जो कि सही में नेशन डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहती है, उन्हें इन प्रॉब्लम्स को ना उठाना पड़े, तो इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल्स एक्सपर्ट्स को हायर करे जो सही मायने में ये डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन सी NGO केवल गवर्नमेंट ग्रांट्स रिसीव करने के लिए बनी है एंड दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी इन रियलिटी। उन्हें ये डिफ्रेंशिएट करना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई नया लॉ या नया एक्ट आता है तो उसके अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस हैं, बट उन्हें फॉर श्योर एलिमिनेट और ओवरकम किया जा सकता है। जैसे हमने नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल की बात करी, अगर नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल्स के अंदर ऐसे हाईली एक्सपर्ट्स को हायर किया जाए जो काफ़ी हद तक टू मैनी एक्सटेंट ये इंश्योर कर पाए कि कंप्लायंसेस NGO पूरी तरह से फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है। इसके साथ ही गवर्नमेंट और NGOs को आपस में एक बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी NGOs के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, एक फेथ शो करना पड़ेगा, और NGOs को भी पूरी लॉयल्टी के साथ काम करना पड़ेगा, और जो भी वो ग्रांट्स रिसीव करती है गवर्नमेंट से उनको सही जगह पे ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे एक एफिशिएंसी आएगी और साथ में एक कम्युनिकेशन गैप भी मिटेगा और कुछ चैलेंजेस इससे भी ख़त्म हो सकते हैं। NGO रेगुलेटर्स को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा, और साथ ही में उन्हें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी डिसीज़न पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड ना हो। अगर वो ऐसे इंश्योर कर पाते हैं तो फॉर श्योर वो पब्लिक ट्रस्ट को एनहेंस कर पाएंगे, और इसके साथ ही एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी डेवलप कर पाएंगे NGO और रेगुलेटर के बीच में। अगर ये सारे स्टेप्स लिए जाए तो इश्यूज़ और चैलेंजेस को काफ़ी अच्छे तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। तो आज का डिस्कशन है बस इतना ही। आई होप ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया तो भी आप अपना सजेशन शेयर कर सकते हैं कमेंट में। थैंक यू, बाय।